Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the next technique of strategic evaluation and control. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को डिस्कस करना शुरू किया था और इसमें मैंने आपसे एक पर्टिकुलर टेक्निक डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड वन एंड दिस इज द स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। कहाँ फॉलो की जाती है स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल की टेक्निक्स? इन केस ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग अंडर डायनेमिक एनवायरमेंट there is no option than to take leap or skip with a view to bring in change in organizational strategy to match the organization to the environment which is unstable। यानी कि यहाँ हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क कर रही हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि यहाँ जो फैक्टर्स हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, उनमें बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ फर्म्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है स्किप या लीप करने के अलावा। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अनस्टेबल एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को उस अनस्टेबल एनवायरनमेंट के साथ में मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास लीप और स्किप करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इसी वजह से जो स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल है वो फॉर्म्स को ऐसी अनस्टेबल सिचुएशन से सक्सेसफुल वे में बाहर आने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल है ये एक तरीके से जो वाइब्रेंट और डायनेमिक सिचुएशन है, इसमें जो चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं, इनके साथ में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को एडजस्ट करता है। तो जो स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल है ये एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट है, डायनेमिक है, वाइब्रेंट है और उसमें जो चैलेंजेस अवेलेबल है, थ्रेट्स अवेलेबल है, उसके साथ में स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने में हेल्पफुल होता है। इसके अंदर में हम 4 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या है ये 4 टेक्निक्स? द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज द स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में सिम का नाम भी देते हैं। Second one is the strategic field analysis. Third one is the systems modeling. And the fourth one is the writing of scenarios. तो इन 4 टेक्निक्स के बेसिस पर हम स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट टेक्निक एंड दिस इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में सिम का भी नाम देते हैं। सिम इज टू आइडेंटिफाई वन और मोर स्ट्रेटेजिक इश्यू एंड इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं या फिर इम्प्लीकेशंस हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिटरमाइन करना। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक इश्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अ स्ट्रेटेजिक इश्यू इज अ फॉर्थकमिंग development either inside or outside the organization which is likely to have an important impact on the ability of the enterprise to meet its objectives। यानी कि स्ट्रेटेजिक इश्यू को उस पर्टिकुलर फोर्थकमिंग डेवलपमेंट के तौर पर डिफाइन किया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन में या तो इनसाइड लेवल पर या फिर आउटसाइड लेवल पर अकर होता है। और ये वो पर्टिकुलर इश्यू होता है जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में अपने एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट को फॉलो करता है। यानी कि इस पर्टिकुलर इश्यू की वजह से डिसाइड होता है कि एंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली मीट आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब होता क्या है, स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट के बेसिस पर जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि अगर कोई एब्रप्ट चेंज हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन में सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। उन स्ट्रेटेजिक इश्यूज के इम्पैक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है और अगर कोई भी उन पर्टिकुलर इश्यूज की बेसिस पर
कोई भी सीरियस जॉल्ट दिखाई दे रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उसको अवॉइड किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो कंटिजेंसी प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं और फिर स्ट्रेटजीज को शिफ्ट करते हैं इस तरीके से जिससे कि जो भी डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही हैं उनको प्रॉपर्ली गेट आउट किया जा सके। और इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को प्रॉपर्ली आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली मीट आउट कर सके। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज द स्ट्रेटजिक फील्ड एनालिसिस। क्या कॉन्सेप्ट है SFA का? दिस इज दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी विच एग्जामिन्स द नेचर and extent of synergies that exist or are lacking between the components of an organization. The strategist can assess the ability of the firm to take full advantage of the synergies that exist wherever and whenever. यानी कि जब हम स्ट्रेटजिक फील्ड एनालिसिस की बात करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या स्क्रूटनी को डिफाइन करता है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो सिनर्जी एग्जिस्ट कर रही है या फिर लैक कर रही है उसके नेचर और एक्सटेंट को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाता है। यानी कि मेनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में सिनर्जीज को प्रॉपर्ली एग्जामिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजिक फील्ड एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है। क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटजिस्ट, यहाँ फर्म की एबिलिटी को प्रॉपर्ली एसेस किया जाता है कि वो किस तरीके से उन सिनर्जीज को जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं उसके फुल एडवांटेज को ले सकती है। तो इसको प्रॉपर्ली स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा एसेस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी यानी कि जो स्ट्रेटजी फॉलो की गई है उसके बेसिस पर क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एग्जिस्ट सिनर्जीज के फुल एडवांटेज को फॉलो कर सकती है जब कभी भी उसके पास ये अवेलेबिलिटी चांसेस अवेलेबल होते हैं। तो इसको प्रॉपर्ली एसेस करने के लिए स्ट्रेटजिस्ट स्ट्रेटजिक फील्ड एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को प्रॉपर्ली एवेल्युएट करते हैं कि वो सिनर्जीज को प्रॉपर्ली जनरेट कर सके अगर कहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो उन सिनर्जीज को प्रॉपर्ली जनरेट कर सके और उसका फुल एडवांटेज ले सके। इसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है। इसका मतलब जो SFA है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसके बेसिस पर सिनर्जीज के रेफरेंस में एक प्रॉपर इवेल्यूशन किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को गेन कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली अटेन कर सके। ओके, द थर्ड वन इज सिस्टम्स मॉडलिंग। क्या कॉन्सेप्ट है सिस्टम्स मॉडलिंग का? सिस्टम्स मॉडलिंग इज फाउंडेड ऑन कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स दैट सिमुलेट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि सिस्टम मॉडलिंग में ऑर्गेनाइजेशन और इसके एनवायरनमेंट के जितने भी एसेंशियल फीचर्स होते हैं इनको सिमुलेट करके एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल को डेवलप किया जाता है और उसके बेसिस पर स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं, जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है उसको एसेस करते हुए प्री एक्शन एक्सरसाइज को फोकस कर सकती हैं, जिससे कि जो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होता है ये, और कंप्यूटर बेस्ड मॉडल में आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को एसेस करते हुए प्री एक्शन को एक्सरसाइज करते हो, जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है? जिसका मेन पर्पज़ होता है जो भी बैड इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हों एनवायरमेंटल चेंजेस के, उनको प्रॉपर्ली अवॉइड किया जा सके और स्ट्रेटजी में प्रॉपर्ली चेंजेस किए जा सकें उसी के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर एडेड मॉडल
ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम, ग्राउंड रियलिटीज़ को प्रॉपरली सिमुलेट करते हुए स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करते हैं। इसी वजह से इस टेक्निक को एक मोर एक्यूरेट टेक्निक में इंक्लूड किया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट टेक्निक अंडर इट, एंड दिस टेक्निक इज द राइटिंग ऑफ सिनेरियोज। Scenario writing is a part of environmental analysis. Scenario is a perception of the likely environment a firm is likely to face in future. There will be set of scenarios which are written with various permutations and combinations of environmental forces. This scenario writing as a tool of analysis the environment helps in creating the possible environments. As an artist uses hues and shades to give different perceptions for an onlooker. It means strategies can be prepared like a flexible budgeting that fits most to the likely situation. तो सिनेरियो राइटिंग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक आर्टिस्ट एक सीन को देखते हुए आर्ट को फॉलो करता है या पिक्चर को क्रिएट करता है। उसी तरीके से राइटिंग ऑफ सिनेरियो का कॉन्सेप्ट भी वर्कआउट करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है उसी का ही पार्ट होता है सिनेरियो राइटिंग। स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा फर्म जो लाइकली एनवायरमेंट फेस करने जा रही है फ्यूचर में, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर परसेप्शन क्रिएट करने की आर्ट है। बहुत सारे सिनेरियोज का एक सेट होता है जिसको प्रॉपर्ली राइट ऑफ किया जाता है विद इट्स परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस। यानी कि एनवायरमेंटल फोर्सेस के डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सेट ऑफ सिनेरियोज को राइट ऑफ किया जाता है। और एक तरीके से ये जो सिनेरियोज होते हैं वो एनवायरमेंट को एनालाइज करने के एक टूल होते हैं जिसके हेल्प से पॉसिबल एनवायरमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। उसी तरीके से जैसा कि एक आर्टिस्ट क्या करता है, ह्यूज एंड शेड्स का यूज करता है और डिफरेंट परसेप्टिव्स को वो क्रिएट करता है। इसी तरीके से जो स्ट्रेटजिस्ट है वो अपनी इमेजिनेशन और परसेप्शन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट्स को क्रिएट करता है सिनेरियो राइटिंग के बेसिस पर। और इसके बेसिस पर जो स्ट्रेटजिस्ट है वो फ्लेक्सिबल बजट या फ्लेक्सिबल बजटिंग की तरह स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करता है। यानी कि डिफरेंट एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट स्ट्रेटजीज को क्रिएट किया जाता है जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फिट बैठती हो। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा एनवायरमेंट फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से राइटिंग ऑफ सिनेरियो के टेक्निक के बेसिस पर बेस्ट स्ट्रेटजी को फिट करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट को एंश्योर किया जाता है। So these all are the different techniques of strategic leap control. The rest of the techniques we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.